हर एक एआई प्रॉम्प्ट, हर एक रील, हर एक यूपीआई पेमेंट कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग के अंदर खत्म हो जाते हैं। आज हम उसी बिल्डिंग की बात करेंगे जिसे डेटा सेंटर बोलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक नंबर जो अभी रिसेंटली बहुत ही वायरल हुआ है। कुणाल शाह जो कि क्रेड के फाउंडर हैं, उन्होंने अभी एक स्टैगरिंग फैक्ट एक्सपोज किया था, जहां वो बोलते हैं कि इंडिया में एवरेज यूजर हर महीने 31 GB डेटा यूज करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जब आप एक ऐसा स्टैगरिंग नंबर सुनते हैं तो आपका दिमाग एक तरफ जरूर जाता है। इंडिया का टोटल मोबाइल ट्रैफिक अभी 27 एक्साबाइट से ज्यादा है। नोकिया की लेटेस्ट 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल मोबाइल डेटा ट्रैफिक अभी 27 एक्साबाइट से भी ज्यादा है पर मंथ। तो सवाल ये है कि ये सारा डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है और कहाँ प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हमारा अपना डेटा सेंटर कैपेसिटी दुनिया का टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी का सिर्फ 4% है, जबकि हमारा ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिंगल क्लिक अमेरिका जाके वापस आता है। काफी सारा एवरीडे ट्रैफिक जैसे वीडियो और सोशल फीड्स लोकल कैशे से ही सर्व हो जाते हैं। लेकिन हमारा बैंकिंग, एआई और कोर क्लाउड का बहुत ही बड़ा हिस्सा, जहां असली कंप्यूट और स्टोरेज जरूरी होता है, वो अभी भी फॉरेन सर्वर्स पे चलता है। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है। इसी महीने मेटा ने क्रेडिट को $4.5 बिलियन में एक्वायर किया और कुणाल शाह खुद व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बन गए। इसी वजह से टेक सर्कल्स में एक नया सवाल उठ रहा है, अगर हमारा सबसे वैल्यूएबल डेटा फॉरेन कंपनीज के पास जा रहा है तो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। और एग्जैक्टली यही गैप खत्म करने के लिए इंडिया में अभी एक डेटा सेंटर बूम आया हुआ है। जब आप कभी नवी मुंबई या नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर्स को देखते हैं तो बाहर से वो सिर्फ एक बोरिंग ग्रे विंडोलेस बिल्डिंग लगती है, कोई साइन नहीं, कोई विंडो नहीं। लेकिन रियलिटी में वो एक अल्ट्रा डेंस एनर्जी नोड है जो 50 से 200 मेगावाट्स को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी लोड सस्टेन करता है। और इसी फिजिकल फाउंडेशन पे हमारा पूरा डिजिटल इंडिया और अपकमिंग एआई रेवोल्यूशन खड़ा है। सो अगर हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करें तो वो बेसिकली एक बिल्डिंग है, एक वेयरहाउस जैसी, जहां हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें हम सर्वर्स कहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। जब भी हम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं या जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं या चैट जीपीटी पे कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी पूछते हैं। आज हम इसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस और एआई स्केलिंग के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स को बिल्कुल मैथमेटिकली डिसेक्ट करेंगे। ये वेयरहाउस काम कैसे करते हैं, इंडिया को इनकी कितनी जरूरत है और क्यों है, और ये दुनिया भर में सबसे बड़ा एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल फाइट क्यों बन चुका है। हर नंबर जो मैं आज बताऊंगा वो वेरीफाइड है, और जहां एक्सपर्ट्स खुद एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगा, क्योंकि असली इन्फॉर्मेशन यही है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं, बिना जार्गन्स के। बेसिकली एक डेटा सेंटर होता क्या है? एक डेटा सेंटर एक बिल्डिंग होती है जिसमें बड़े बड़े मिडिल कबर्ड्स लगे होते हैं और हर कबर्ड में डजन्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्टिकली स्टैक्ड होते हैं, और इन्हीं को सर्वर रैक्स कहते हैं। आपके घर का लैपटॉप एक वक्त सिर्फ आपका काम कर सकता है। एक सिंगल सर्वर रैक एक सेकेंड में लाखों लोगों का डेटा हैंडल करता है। इन सर्वर्स को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए दो चीजें चाहिए, और दोनों ही इस वीडियो का कोर है। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अगर पावर एक सेकंड के लिए भी चला जाएगा तो वेबसाइट्स क्रैश हो जाएंगी, बैंक्स डाउन हो जाएंगे, पूरा इंटरनेट रुक जाएगा। इसीलिए हर डेटा सेंटर के पास आपने खुद का एक पावर बैकअप सिस्टम देखा होगा, जिसमें जायंट बैटरीज और डीजल जनरेटर्स हमेशा रेडी रहते हैं। और फिर आती है सेकंड, कूलिंग। जब हजारों कंप्यूटर्स एक साथ चलते हैं तो इतनी हीट जनरेट होती है कि चिप्स लिटरली पिघल सकती हैं। इसीलिए उस फैसिलिटी में या तो जायंट एयर कंडीशनिंग चाहिए या पानी से चलने वाला कूलिंग सिस्टम। ये दोनों चीजें, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सी में है। अब एक चीज जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जब आप गूगल पर बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी क्वेरी सर्च करते हो तो सर्वर एक पहले से ही रेडी आंसर निकाल के दे देता है, जैसे कोई लाइब्रेरी में रखी हुई फाइल उठाना। इसको कहते हैं रिट्रीवल, और इस प्रोसेस में कम कंप्यूट पावर लगता है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी में एक यूनिक क्वेरी डालते हो, जैसे कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर, तो एआई कुछ भी रिट्रीव नहीं कर रहा होता। वो रियल टाइम में नए कैलकुलेशंस कर रहा होता है, नए वर्ड्स बना रहा होता है, और इसे कहते हैं इन्फ्रेंस। यहाँ सब एक्सपर्ट्स एक बात पर अग्री करेंगे कि रिट्रीवल से ज्यादा महंगा इन्फ्रेंस होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। कितना ज्यादा? यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री खुद कंफ्यूज्ड है। सबसे ज्यादा कोट होने वाला नंबर ये है कि एक एआई क्वेरी एक गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा एनर्जी लेती है। ये 2023 का एक रिसर्च है, और 2024 में गोल्डमैन सैक्स ने भी रिपीट किया था। लेकिन ओपन एआई खुद कहता है कि उनका लेटेस्ट मॉडल सिर्फ 0.3 वॉट आवर यूज करता है, जो एक गूगल सर्च के ऑलमोस्ट बराबर है। और नई रीजनिंग मॉडल जो अपनी खुद की गलती चेक करते हैं, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग 8 to 50 टाइम्स ज्यादा पावर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऑनेस्ट आंसर यही है, एआई ज्यादा एनर्जी लेता है, और ये एक फैक्ट है। कितना ज्यादा? 2 से लेके 50 टाइम्स तक, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का नंबर है। अब नंबर्स की बात करते हैं, और मैं इसे थोड़ा रुक के बताऊंगा, क्योंकि ये अगला सेक्शन इस पूरा वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है। दुनिया भर में इस वक्त लगभग 11,000 से 12,000 डेटा सेंटर्स हैं जो कि ऑपरेशनल है। अमेरिका
अमेरिका अकेले इस लिस्ट में सबसे आगे है, जहां पे 4000 से लेके 5400 के बीच डेटा सेंटर्स हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये सिर्फ एक देश है, अगले 14 कंट्रीज के टोटल से भी ज्यादा। एक सिंगल यूएस काउंटी नॉर्थ वर्जीनिया इतना इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करता है कि उसे डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। उसके बाद लिस्ट में आता है यूके, फिर जर्मनी और फिर चाइना। ये था स्केल। अभी एक्चुअल क्वेश्चन, इसका कॉस्ट दुनिया एक्चुअली चुका कैसे रही है? बेसिकली दो चीजों से, एक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड मनी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। गार्टनर की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में डेटा सेंटर्स की बिजली का कंजम्पशन 2026 में ही सिर्फ 26% से इंक्रीज होकर 565 टेरावाट आवर्स तक पहुंच जाएगा, सिर्फ एक साल में। ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इसे कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है, तो सिंप्लीफाई करते हैं एक कंपैरिजन से। 565 टेरावाट आवर्स फ्रांस जैसा एक पूरा डेवलप्ड नेशन की साल भर का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से भी ज्यादा है। मतलब अकेले डेटा सेंटर्स इस साल एक पूरे यूरोपियन कंट्री से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, और ये सिर्फ ग्लोबल एवरेज है। आयरलैंड जैसी कंट्री जहां बड़े टेक हब्स हैं, 2025 में अपनी 23% नेशनल इलेक्ट्रिसिटी अकेले डेटा सेंटर्स को दे रहे थे, जो कि 2015 में सिर्फ 5% थी। अभी बात करते हैं दूसरे कॉस्ट की, मनी, और साथ में लोगों का पेशेंस। सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में सिर्फ अमेरिका ने अकेले $130 बिलियन से ज्यादा का डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लोकल लोगों के विरोध की वजह से डिले या ब्लॉक करते देखा है, जो लगभग पूरे 2025 का टोटल यानी कि $156 बिलियन के बराबर है। 800 से ज्यादा ऑपोजिशन ग्रुप्स अब यूएस के 49 स्टेट्स में एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहले, जिस एरिया में डेटा सेंटर्स एक्चुअल में बनते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। दूसरा, इससे पानी की सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद 100 to 200 तक ही परमानेंट जॉब्स बचती हैं, और क्योंकि डेटा सेंटर्स मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर से ही लाना पड़ता है। ये हुई कॉस्ट। अब डिस्कस करते हैं कि डेटा सेंटर्स बनाता कौन है और कितना बन चुका है। अमेरिका में ज्यादातर बिल्डिंग्स खुद हाइपर स्केलर्स कर रहे हैं, अपने खुद के एआई वर्कलोड्स के लिए, किसी को रेंट देने के लिए नहीं। ये कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा और ओरेकल, प्लस ओपन एआई बैक्ड स्टारगेट कंसोर्टियम। 2026 में अकेले ये सब कंबाइंड 690 से 725 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक साल में, जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2025 के टोटल से लगभग 77% ज्यादा है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये 5 कंपनीज अकेले इस साल डेटा सेंटर्स में इतना पैसा डाल रही हैं जितना बहुत सारी छोटी डेवलप्ड कंट्रीज की एनुअल जीडीपी है। इसका सीधा रिजल्ट 74 नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स सिर्फ 2026 में ही ग्राउंड पर शुरू हो चुके हैं 28 अलग अलग यूएस स्टेट्स में। और इसको छोड़ के एक सेपरेट बिजनेस भी है जो कम डिस्कस होता है, कोलोकेशन ऑपरेटर्स जैसे कि इक्विनिक्स और डिजिटल रियल्टी, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और एंटरप्राइज क्लाइंट्स को रेंट करते हैं, हाइपर स्केलर्स की तरह खुद कंज्यूम नहीं करते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये सब कंपनीज खुद मानती हैं कि उनकी असली लिमिट डिमांड नहीं, पावर है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये खुद बताया है कि उनके पास एजोर के लिए $80 बिलियन के ऑर्डर्स का बैकलॉग है, जो वो सिर्फ पावर अवेलेबिलिटीज ना होने की वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ग्रिड प्रेशर और कम्युनिटी बैकलैश हमने अभी देखा, अब सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन चुका है। तो ये सारा स्केल, इतना सारा पैसा, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी तक हमने सिर्फ दुनिया की बात की है। अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने शुरू में उठाया था कि इंडिया इस पूरे इकोसिस्टम में कहाँ खड़ा है। याद कीजिए, मैंने बताया था कि हमारा ग्लोबल डेटा सेंटर शेयर अभी सिर्फ 4% है, जबकि हमारा ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर हम इसको पूरी तरह से समझें, हमारे पास दुनिया का लगभग 17.5% पॉपुलेशन है। डेटा सेंटर काउंट में अप्रोक्सीमेटली 150 से 165 डेटा सेंटर्स, जो हमें दुनिया में 14th रैंक देता है। इस गैप को ऐसे समझते हैं, दुनिया का हर छठा इंसान इंडिया में रहता है, लेकिन दुनिया में हर 25 से 30 डेटा सेंटर्स में से सिर्फ एक इंडिया में है। और मैंने जो क्रेड और मेटा वाला एग्जांपल दिया था, वो इसी बड़े पैटर्न का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे एक्सपर्ट्स डेटा कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और इसके 3 रियल रिस्क्स हैं। एक, नेशनल सिक्योरिटी। अगर कल को कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो तो फॉरेन कंपनीज हमारा डेटा एक्सेस लिमिट कर सकती हैं। सेकंड, डेटा प्राइवेसी। इंडिया का अपना डीपीडीपी एक्ट है ताकि डेटा कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रहे, और इसी को हम डेटा सॉवरेनिटी कहते हैं। थर्ड, इंडिया का एआई फ्यूचर। अगर हमें लोकल लैंग्वेज में इंडिया कॉन्टेक्स्ट के लिए एआई मॉड्यूल्स बनाने हैं तो ट्रेनिंग भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर होनी चाहिए। इंडिया की करंट कैपेसिटी अभी 1.2 गीगावाट्स है। अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लेके चले तो 2030
2030 तक सिर्फ 4 गीगावाट्स तक जाएगा। कुछ बुलिश एआई हैवी सिनेरियोज 2032 तक 13 गीगावाट तक भी बोल रहे हैं, बट ये अपर लिमिट है। अभी तक इस नंबर का कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। मुंबई अकेले इंडिया की ऑलमोस्ट आधी कैपेसिटी होल्ड करता है और चेन्नई दूसरे नंबर पे आता है। तो अब जब हमने समझ लिया कि इंडिया को ये क्यों चाहिए, चलिए देखते हैं कि इसे बनाता कौन है, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। जब आप AWS या गूगल सुनते हो तो वो मोस्टली क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, मतलब वो अपना खुद का डेटा यूज करने के लिए या बेचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इंडिया में असली बिल्डिंग, जिन्हें हम डेटा सेंटर्स कहते हैं, वो कौन बनाता है? ये काम मोस्टली कोलोकेशन ऑपरेटर्स करते हैं, यानी कि कंपनीज जो बिल्डिंग बनाती हैं और उसमें स्पेस किराए पे देती हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर या एंटरप्राइज को। इसमें टॉप प्लेयर्स हैं NTT, GDC, जिनके पास लगभग 20% मार्केट शेयर है, ST टेलीमीडिया, जिनके पास लगभग 19% मार्केट शेयर है और वो सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। फिर आती है सिफी टेक्नोलॉजीज, लगभग 19% मार्केट शेयर, वो भी थर्ड पोजीशन पे आती है। और फिर आती है एनेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, जो कि 15% मार्केट शेयर लेके फोर्थ नंबर पे आती है। वैसे ही कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये इंडिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स हैं। और एक नया अग्रेसिव एंट्रेंट अडानी कॉनेक्स, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस और एज कॉनेक्स का जॉइंट वेंचर है, जिसने अक्टूबर 2025 में गूगल के साथ पार्टनरशिप करके विशाखापट्टनम में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस अनाउंस किया है, जो कि 1 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ है। तो याद रखिए, क्लाउड सर्विस और असली बिल्डिंग दोनों अलग चीजें हैं। जो नाम मैंने अभी लिए वो सब असली बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो फिर तरीका क्या है? एक तरफ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और दूसरी तरफ हमें एनवायरनमेंट भी बचाना है। 3 रियल चीजें हैं जो अभी एक्चुअल में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रही हैं। सबसे पहले, कंपनीज अब सिटीज के पीने के साफ पानी यूज करने की जगह रिसाइकल्ड और नॉन पोर्टेबल पानी यूज कर रही है कोडिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक वॉशिंगटन स्टेट की फैसिलिटी में पोर्टेबल वाटर लगभग 97% तक कम कर लिया है। ये एक स्पेसिफिक साइट का नंबर है। कंपनी वाइड माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वाटर यूज 25% तक कम किया है 2022 से, और इस साल पहली बार ग्लोबली उतना पानी वापस दिया जितना यूज किया था, और इसे वाटर पॉजिटिव कहते हैं। सेकंड, नए AI डेटा सेंटर्स में अब क्लोज्ड लूप लिक्विड कूलिंग यूज हो रही है। इसमें एक बार आप स्पेशल कूलिंग लिक्विड पाइप में डाल दो, वो एक कार के रेडिएटर की तरह अंदर ही घूमता रहता है, जिससे पानी इवेपोरेट नहीं होता। थर्ड, इंडिया में नए डेटा सेंटर्स राजस्थान और गुजरात के सोलर कॉरिडोर्स के पास प्लान हो रहे हैं, ताकि वहां रिन्यूएबल पावर यूज कर सके, कॉमन पब्लिक की ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं। और यहाँ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स का रोल असल में अलग अलग है। गुजरात में अब खुद डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस का जामनगर कैंपस, जो कि जनवरी 2025 में अनाउंस हुआ था और इवेंचुअली 3 गीगावाट्स तक जाने का प्लान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस में से एक होगा, और अभी ही मेटा ने वहां 168 मेगावाट कैपेसिटी लीज की है। ये फैसिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी और डिसैलिनेटेड सी वाटर से कूल होगी, और मेटा खुद इसकी पूरी एनर्जी और पानी का कॉस्ट कवर करेगा। राजस्थान का रोल थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ डेटा सेंटर्स नहीं, बल्कि उनकी बिजली बनाई जा रही है। राजस्थान के पास फ्लैट डेजर्ट लैंड है और साल में 320 से ज्यादा दिन सनलाइट रहती है, और इसीलिए राजस्थान और गुजरात मिलके इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 35% से ज्यादा जनरेट करते हैं। इसी वजह से गूगल ने राजस्थान में रिन्यू के साथ 150 मेगावाट और क्लीन मैक्स के साथ 66 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट साइन किए हैं। मेटा ने क्लीन मैक्स के साथ राजस्थान और कर्नाटका में 837 मेगावाट सोलर विंड कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट की है। ये इलेक्ट्रिसिटी फिर मुंबई और चेन्नई जैसे कोस्टल डेटा सेंटर हब्स तक भेजी जाती है। इसीलिए राजस्थान और गुजरात एक रिन्यूएबल पार्क के कोस्टल सेंटर से जोड़ने के लिए नए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लिंक्स भी बना रहा है। सिंपल वर्जन में अगर बोले तो गुजरात में अब सर्वर्स भी लग रहे हैं। राजस्थान अभी भी मोस्टली पावर सोर्स है, सर्वर लोकेशन नहीं। तो यहाँ तक ये है पूरी स्टोरी। डेटा सेंटर्स आज के नए फ्लाईओवर्स हैं और नए पावर ग्रिड्स हैं। इनके बिना मॉडर्न डिजिटल लाइफ चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। हर नया डेटा सेंटर का मतलब है कहीं ना कहीं की इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं का वाटर कंजप्शन, और कहीं ना कहीं कॉमन लोगों का फाइट। एक चीज है जो मैंने नोटिस की है, जब लोग टेक कंपनीज से कॉस्ट पूछते हैं, वो बोलते हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। जब लोग उनसे टाइमलाइन पूछते हैं, तब वो बोलते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेट नहीं कर सकते। और ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हमेशा। और आप क्या सोचते हैं, जब तक ग्रिड रेडी नहीं है तब तक क्या AI का एक्सपेंशन रुक जाना चाहिए या कंपनीज को रिस्क लेने देना चाहिए? मिलते हैं अगले एपिसोड में।